स्टॉकडेल पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी, थकाऊ और भीतर तक तोड़ देने वाली परीक्षा से गुजर रहे हैं। शायद कोई युद्धकालीन कैद या कोई व्यक्तिगत, सामाजिक या मानसिक संकट जो सालों तक चलता है। आपको सिर्फ जिंदा नहीं रहना, बल्कि इस अंधेरे से और भी मजबूती से बाहर निकलना है। यहीं से शुरू होता है एक अनोखा द्वंद्व, एक सोच जो आशा और सच्चाई दोनों को एक साथ संभालती है। इस विचार को जिया था एक इंसान ने, एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल ने। वियतनाम युद्ध में वो 8 साल कैद में रहे। अत्याचार, अकेलापन, अनिश्चितता, सब कुछ सहा। बहुतों ने उम्मीदों से हार मान ली। कई टूट गए, या तो झूठी उम्मीदें लेकर या फिर पूरी तरह निराश होकर। पर स्टॉकडेल टिके रहे। जब उनसे पूछा गया कैसे, तो उनका जवाब सादा लेकिन गहरा था। मैंने कभी यह विश्वास नहीं खोया कि मैं अंत में जीतूंगा, और साथ ही मैंने हर दिन की सबसे कठोर सच्चाई का सामना भी किया। यही है उस सोच का सार। एक तरफ गहरी आस्था कि अंत में सब ठीक होगा, और दूसरी तरफ निर्दयी यथार्थ कि आज हालात बेहद कठिन हैं। यह संतुलन है जहां न तो आप अंधी उम्मीदों में डूबते हैं और न ही सच्चाई से भागते हैं। जिन्होंने खुद से कहा हम क्रिसमस तक छूट जाएंगे, वे हर बार टूटते चले गए क्योंकि तारीखें आती रहीं और वे नहीं छूटे। और जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी, वे भीतर से ही मरने लगे। तो आखिर क्या बचा? बचा वो संतुलन जहां इंसान कहता है मैं नहीं जानता यह कब खत्म होगा, पर यह जानता हूं मैं इससे बाहर आऊंगा। वो इंसान जो हर एक दिन की सच्चाई से भिड़ता है, पर अपने भीतर विश्वास की लौ बुझने नहीं देता। यही है मानसिक लचीलापन, जहां लॉन्ग टर्म फेथ और शॉर्ट टर्म रियलिज्म साथ चलते हैं। यह सोच सिर्फ युद्ध के कैद खाने में नहीं, आज हर जगह जरूरी है। नेतृत्व में, व्यवसाय में, जीवन में। अगर कोई लीडर बार बार कहे सब ठीक हो जाएगा, तो टीम भ्रम में जीती है। अगर वही कहे स्थिति बदतर है, तो मनोबल टूटने लगता है। सही बात है, हम गंभीर संकट में हैं, पर हम इससे पार निकल सकते हैं। इस विचार का मनोवैज्ञानिक पक्ष और भी गहरा है। झूठी उम्मीदों से बार बार टकराना मन को धीरे धीरे खा जाता है, और सच्चाई से भागना हमें कमजोर बनाता है। इसलिए जरूरी है विश्वास हो, पर आंखें खुली रहें। हर उम्मीद को यथार्थ की कसौटी पर परखना जरूरी है। हर विश्वास सच्चाई से गुजरकर ही मजबूत होता है, क्योंकि आखिरकार यही इंसानी हिम्मत की असली परीक्षा है। और जब सब कुछ अंधेरे में डूबा हो, तब भी एक आवाज भीतर कहती है आंखें बंद मत करो, पर मन का दीपक भी बुझने मत दो। वहीं से जन्म लेता है वो धैर्य, वो परिपक्वता, जहां इंसान सच्चाई को गले लगाता है और फिर भी विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। सोचिए जरा, आपके पास एक बहुत पुराना जहाज है जिसने तूफान झेले हैं, यात्राएं देखी हैं, कहानियां बुन ली हैं। समय बीतता है, लकड़ियां सड़ने लगती हैं, पाल फटते हैं, पहिए घिसने लगते हैं, और आप एक एक करके हर हिस्सा बदलते जाते हैं। धीरे धीरे पूरे जहाज में ऐसा कुछ नहीं बचता जो शुरू से था। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या ये अब भी वही जहाज है? यहीं से शुरू होती है शिप ऑफ थीसियस की पहेली। एक सवाल जो हमें चीजों की सतही पहचान से उठाकर उनकी गहराई में डुबो देता है। यह सवाल सिर्फ उस जहाज का नहीं है, यह सवाल हर उस चीज का है जो बदलती है और फिर भी वही कहलाती है। मान लीजिए एक शहर जहां सड़कें नई बन जाती हैं, पुरानी इमारतें टूटकर नई खड़ी हो जाती हैं, फिर भी लोग कहते हैं यह वही शहर है। क्यों? एक भाषा जिसमें पुराने शब्द खो जाते हैं, नए शब्द जुड़ते हैं, लहजा तक बदल जाता है, फिर भी हम कहते हैं हम वही भाषा बोलते हैं। क्यों? आपका अपना शरीर हर कुछ सालों में आपकी सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं, और फिर भी आप कहते हैं मैं वही हूं। क्या वाकई? अब सोचिए, वो पुरानी लकड़ियां, वो टूटे पहिए जो जहाज से हटाए गए थे, अगर किसी ने उन्हें इकट्ठा किया और उन्हीं से एक नया जहाज बना दिया, तो फिर असली शिप ऑफ थीसियस कौन सा है? वो जो धीरे धीरे नया बना, या वो जो पुराने टुकड़ों से दोबारा खड़ा हुआ, या क्या दोनों ही? दर्शन शास्त्र में इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं। कुछ कहते हैं जब तक जहाज अपना काम करता है, चलता है, वो वही जहाज है। पहचान उसकी भूमिका से तय होती है। कुछ मानते हैं
सिर्फ वही असली है जिसमें मूल सामग्री हो, और कुछ कहते हैं पहचान। कोई ठोस चीज नहीं, वो एक प्रक्रिया है, एक प्रवाह है जो समय के साथ बदलती है, पर उस बदलाव में भी कुछ जोड़े रखती है। अब बात सिर्फ जहाज की नहीं रह जाती, बात आती है हमारी पहचान की। हम कौन हैं? अगर आज से 10 साल पहले का आप और आज का आप इतने अलग महसूस होते हैं, तो फिर भी आप मैं क्यों कहते हैं? क्या ये यादें हैं, आपका अनुभव, या कुछ और जो बदला नहीं? शिप ऑफ थीसियस का पैराडॉक्स हमें इस सवाल से दो चार करता है। क्या पहचान स्थिर होती है, या वो भी एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते रहते हैं? शायद सच्चाई ये है कि कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती जहां पुराना खत्म और नया शुरू होता है। शायद हम सब पुराने और नए के बीच की एक लय है, एक सतत बहाव, जहां पहचान कोई निश्चित बिंदु नहीं बल्कि एक यात्रा है। तो अगली बार जब आप खुद को देखें या किसी और को, तो ये मत सोचिए कि वो पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि ये समझिए कि वो एक नए रूप में उसी सार को लिए अब भी वही हैं। शायद यही पहचान की असली खूबसूरती है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। समय यात्रा की एक उलझी हुई गुत्थी। कल्पना कीजिए, एक दिन आपको एक पुरानी किताब मिलती है। यह किताब क्रांतिकारी विचारों से भरी हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लेखक के रूप में उस पर आपका ही नाम छपा है। पर आप जानते हैं कि आपने तो ऐसी कोई किताब लिखी ही नहीं। उलझन में डूबे हुए आप एक टाइम मशीन में सवार होते हैं और अतीत में लौट जाते हैं। वहां आप ये किताब अपने ही छोटे रूप, अपने अतीत के आप को दे देते हैं। वो छोटा आप इस किताब को पढ़ता है, बड़ा होता है, और अंततः वही किताब हूबहू लिख देता है जो आपने उसे दी थी। अब सोचिए, वो किताब आखिर आई कहां से? यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमय गुत्थी जिसे कहा जाता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। यह एक ऐसा विचार है जिसमें कोई वस्तु, कोई जानकारी या कोई रचना बिना किसी वास्तविक शुरुआत के मौजूद होती है। वो एक टाइम लूप में फंस जाती है जहां वह खुद ही अपने अस्तित्व का कारण बनती है। बिल्कुल वैसे जैसे खुद को अपने जूतों की पट्टियों से ऊपर खींच लेने की कोशिश असंभव लेकिन विचारोत्तेजक। इस पहेली में जैसे किताब की कोई शुरुआत नहीं होती, वैसे ही वह एक ऐसी कड़ी बन जाती है जो अतीत और भविष्य के बीच बार बार घूमती है। अब एक और उदाहरण सोचिए। आप एक वैज्ञानिक हैं। आपने एक टाइम मशीन बनाई है। आप समय में पीछे जाते हैं और उसका डिजाइन अपने ही छोटे रूप को दे देते हैं। वो बच्चा बड़ा होकर वही मशीन बनाता है। तो अब पूछिए, असली आविष्कारक कौन है? कहां से आया वो डिजाइन? ये सवाल केवल विज्ञान नहीं, दर्शन और चेतना की जड़ों तक जाता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बताता है कि कारण और परिणाम की जो सीधी रेखा हम सोचते हैं, वो समय यात्रा के खेल में टूट जाती है। वहां परिणाम कारण को जन्म देता है। भौतिकी में इसे क्लोज्ड टाइमलाइन कर्व कहा जाता है, और ये आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में एक संभावित अवधारणा है। हालांकि अभी तक समय यात्रा केवल सैद्धांतिक है, लेकिन अगर यह कभी संभव हुई, तो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स जैसे लूप हमारी सोच, हमारे विज्ञान, हमारे अस्तित्व तक को झकझोर सकते हैं। और सोचिए, अगर कोई महान कलाकृति, कोई संगीत या कोई वैज्ञानिक खोज समय में पीछे भेज दी जाए और वही चीज फिर भविष्य में दोहराई जाए, तो उसका असली रचयिता कौन है? क्या वह रचना बिना रचनाकार के ही अस्तित्व में आ गई? कुछ विचारक पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीपल टाइमलाइंस की बात करते हैं, जहां हर समय यात्रा एक नई वास्तविकता बनाती है। लेकिन अगर केवल एक ही समय रेखा हो, तो यह पैराडॉक्स हमारी समझ से परे एक पहेली बन जाता है। और यही है इसका जादू। यह दिखाता है कि समय यात्रा सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी उलझन है जो हमें समय, अस्तित्व और कारण की गहराई से फिर से सोचने पर मजबूर करती है। टॉलरेंस पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी हो, हर किसी को अपने तरीके से जीने का हक और असहमति जताने की भी पूरी जगह मिले, यानी एक सच्चा सहिष्णु समाज। लेकिन फिर धीरे धीरे एक ऐसी विचारधारा जन्म लेने लगती है जो इन्हीं आजादियों को नकारने लगती है। वो असहिष्णुता फैलाती है, लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश करती है। अब सवाल उठता है,
क्या एक सहनशील समाज को असहिष्णु विचारों के प्रति भी सहनशील रहना चाहिए? अगर हां, तो क्या वो समाज खुद को ही खतरे में नहीं डाल देगा? और अगर नहीं, तो फिर क्या वो खुद भी असहिष्णु बन जाएगा? यही है वह उलझन, एक मुश्किल दार्शनिक पहेली जिसे कहा जाता है टॉलरेंस पैराडॉक्स। इस विचार को सबसे पहले दार्शनिक कार्ल पॉपर ने सामने रखा था। यह आजादी, समाज की सुरक्षा और सहनशीलता के बीच के टकराव को दर्शाता है। सोचिए, अगर कोई समाज ये नियम बना ले कि हर विचार को सहा जाएगा, और फिर एक विचारधारा जन्म ले जो उसी नियम को मिटाना चाहती है। अगर उसे पूरी छूट दी जाए तो वो धीरे धीरे समाज में हिंसा और दमन को बढ़ावा दे सकती है। एक तरफ आप आजादी बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उसी आजादी की आड़ में आई कट्टरता से जूझ रहे हैं। पॉपर का तर्क था, अगर आप असहिष्णुता को भी सहते जाएं, तो आप अंततः अपनी ही सहिष्णुता को खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर असहमति को दबा दिया जाए, बल्कि जब असहिष्णुता हिंसा या अधिकारों के हनन तक पहुंच जाए, तब उसे रोका जाना जरूरी हो जाता है। यह दुविधा कई जगह दिखती है, जैसे क्या अभिव्यक्ति की आजादी घृणा फैलाने वाले भाषणों पर भी लागू होनी चाहिए? कुछ लोग मानते हैं हर विचार को सामने आना चाहिए ताकि तर्क से उसे हराया जा सके। दूसरे कहते हैं ऐसे विचार दुर्बल वर्गों के लिए खतरा बन सकते हैं और समाज की रक्षा के लिए इन पर अंकुश लगना चाहिए। इतिहास भी बताता है, तानाशाही कभी अचानक नहीं आती। वो धीरे धीरे लोकतांत्रिक आजादियों का सहारा लेकर सत्ता बटोरती है और फिर वही आजादी कुचल देती है। यही टॉलरेंस पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि ऐसे खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या यही है, रेखा कहां खींची जाए? हर असहमति खतरनाक नहीं होती। लोकतंत्र तो असहमति से ही मजबूत होता है। पर अगर कोई विचारधारा हिंसा फैलाए, लोगों के अधिकार छीनने लगे या किसी समुदाय को मिटाने की बात करे, तो क्या उसे भी उतना ही मंच मिलना चाहिए जितना शांतिपूर्ण विचारों को मिलता है? कुछ लोग पॉपर से असहमत हैं। उनकी चिंता है कि कौन तय करेगा कौन सा विचार असहिष्णु है। क्या सत्ता या बहुमत इस पैमाने का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जहां विरोध को असहिष्णु बताकर चुप करा दिया गया। इस पैराडॉक्स का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। असहिष्णुता अक्सर डर और अज्ञानता से जन्म लेती है। शिक्षा, संवाद और सहानुभूति से इसे घटाया जा सकता है। लेकिन कभी-कभी कुछ विचार इतने कट्टर हो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ समझाकर बदला नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल है कि एक खुला समाज अपनी सहिष्णुता को बरकरार रखते हुए कहां तक विरोध करे? आज के ध्रुवीकृत माहौल में यह सवाल और भी अहम हो जाता है। क्या सोशल मीडिया नफरत फैलाने वाले कंटेंट को ब्लॉक करे या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुला छोड़ दे? क्या राजनीति में अतिवादी संगठनों को मंच मिलना चाहिए या उन्हें रोका जाना चाहिए? हर ऐसे सवाल के पीछे यही पैराडॉक्स छुपा होता है। तो हम क्या सीखते हैं? सहिष्णुता असीमित नहीं हो सकती। उसे खुद को बचाने के लिए एक सीमा तय करनी होगी। कभी-कभी असहिष्णुता के प्रति थोड़ा असहिष्णु होना भी जरूरी हो सकता है। यह कोई आसान समाधान नहीं है, पर यह हमें सजग रहने की सलाह देता है। ऐसा ढांचा बनाना जरूरी है जहां ना तो बेवजह दमन हो और ना ही कोई विध्वंसकारी विचारधारा पूरी छूट पाए। इस संतुलन को पाना कठिन है, लेकिन जरूरी भी। अंत में टॉलरेंस पैराडॉक्स हमें हमारी दुनिया की जटिलता का आईना दिखाता है। यह याद दिलाता है कि आजादी और सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन है जिसे हर पीढ़ी को दोबारा समझना होगा। और शायद यही इसका सबसे बड़ा सबक है कि हमारी उदारता को जिंदा रखने के लिए कभी-कभी उसे कट्टरता से बचाने के लिए सख्त होना पड़ता है। अगर इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी ज्यादा गहराई लेकर आएगी।